लेकिन यदि जीवामृत का प्रयोग ही केवल किसान करना शुरू कर दें रासायनिक खेती में तो इसका निश्चित रूप से किसानों को लाभ पहुंचेगा, जिससे जमीन की रासायनिक, भौतिक और जैविक तीनों दशा सुधर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, आज की हमारी लोकेशन है गांव नुन्नी खेड़ा, जो घटान के पास में है, जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। जितेंद्र आर्य जी के घर पर भाई। तो दोस्तों, देखते ही बनती है कंडीशन की सबसे पहले तो भाई गौ माता का दर्शन करेंगे। आर्य जी पिछले 6-7 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे। तो भाई दोस्तों, जैसे आर्य जी का प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक खेती की ही देन है। जैसे हमारे यहाँ हमारे बीच में से देसी गायें बिल्कुल एक तरीके से गायब हो गई थी, लेकिन जो लोग इस प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती या जो भी कुछ नाम दे लें, ऑर्गेनिक खेती, इन्हें करने की जो शुरुआत हुई, तो इसमें देसी गाय का दोबारा से एक तरीके से मानने की जन्म हुआ। मैं ढूंढ कर लाए, कोई राजस्थान से, कहीं से भी, मतलब गुजरात से। तो ये भाई इस तरीके से, क्योंकि इसमें जो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करते हैं, उसमें इनका गोबर और गौमूत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए देसी गाय का होना अनिवार्य सी एक कंडीशन है। तो भाई ये वीडियो में हम आपको ये सारा कुछ दिखाते हुए चलेंगे। और भाई ये इधर इनका जीवामृत बनाने का पूरा का पूरा सेटअप, ये वीडियो में ये सारा कुछ दिखाते हुए फिर हम जितेंद्र आर्य जी के पास में चलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कैसे ऑर्गेनिक खेती के साथ में बैलेंस बैठा रहे, और इसमें कुछ रास्ता भी निकालना है कि जो भाई केमिकल खेती कर रहे हैं उसमें भी कुछ बीच का कुछ रास्ता निकल सके। तो भाई ये देखो, ये मतलब ये ड्राम है, इसमें जीवामृत इन्होंने तैयार कर रखा, और ये पानी वानी के साथ में चला हुआ है सारा कुछ। अब चलते हैं आर्य जी के पास में और भाई करते हैं उनसे चर्चा। आर्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। जी धन्यवाद। तो आर्य जी, आप चितौड़ा जो केवी के हमारा मुजफ्फरनगर में पड़ता है, तो ये आप किस पद पर हैं उसमें? हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पिछले 1 वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा जानसठ मुजफ्फरनगर में था। अब वर्तमान में मैं कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में कार्यरत हूँ। अच्छा। वहाँ पर मैं उद्यान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ, और पिछले बगरा में रहते हुए भी, चितौड़ा में रहते हुए, और अब हस्तिनापुर में भी मैं पिछले 6-7 सालों से प्राकृतिक खेती पर कार्य कर रहा हूँ। तो आर्य जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारी तरफ से कि आप एक गवर्नमेंट भाई ऑफिसर होते हुए और गवर्नमेंट कर्मचारी होते हुए आपका रुझान खेती की तरफ को गया, जो कि अक्सर नहीं जाता। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो ये बताएं, फिर आप ये कब से कर रहे हैं, और इसमें मतलब क्या बैलेंस कैसे बैठाएं? कोई नया किसान इसमें करना चाहे या जो कर रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव हो सके, और ये केमिकल खेती के लिए भी इसमें से कुछ बात निकल कर आ सके क्या? तो यही कुछ सारी चर्चा आज हम करेंगे इसमें आर्य जी। हाँ, देखिए ऐसा है, वर्ष 2016 से हमने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जी। इसके लिए प्रेरणा हमें मिली, जो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, जो कि आप बैनर पे जिनका फोटो देख रहे होंगे। जी जी जी। इनसे हमें प्राकृतिक खेती की प्रेरणा मिली जी। उसके बाद हमने 2016 में प्राकृतिक खेती पर मुजफ्फरनगर में एक बड़े स्तर पर एक सेमिनार का आयोजन किया जी। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य देवव्रत जी को बुलाया। उस समय ये महामहिम राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के जी। तो पूर्व में मेरा बेटा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में अध्ययनरत था, तो उस समय मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाता रहता था। वहाँ पर प्राकृतिक खेती के प्रयोग जो चल रहे थे वो मैं देखता रहता था, और आचार्य श्री मुझसे भी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती को लेकर के डिस्कशन करते रहते थे। फार्म पे हम इनके विजिट करते थे बराबर। तो वहाँ से प्रेरणा लेने के बाद हमने 2016 से प्राकृतिक खेती प्रारंभ की। अब वर्तमान समय में मैं ये कह सकता हूँ कि विशेष रूप से उन किसानों के लिए जो खेती का कार्य खुद अपने हाथों से करते हैं, प्राकृतिक खेती उनके लिए एक वरदान है। जो लोग किसान भाई लेबर से सारा कार्य कराते हैं, उनके यहाँ लेबर का खर्च थोड़ा सा बढ़ जाता है प्राकृतिक खेती में जी, क्योंकि जैसे निराई गुड़ाई की क्रिया और थोड़ा सा ये जो जीवामृत वगैरह बनाना, बीजामृत, बीज उपचारित करना, ये निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो भी इसमें
मतलब लेबर कॉस्ट इसमें है, लेबर कॉस्ट थोड़ी सी इसमें ज़्यादा बढ़ है जाती है जी। और रसायनों पर होने वाला खर्च एकदम शून्य हो जाता है जी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो खेती किसान भाई खुद करते हैं और उनके पास मैन पावर घर की है, उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और एक वरदान साबित होगी, किसानों के लिए भी और ज़मीन के लिए भी और मानव स्वास्थ्य के लिए भी। जी जी आर्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपका 6-7 साल का ये पीरियड रहा ऑर्गेनिक खेती में, अपने खेत में अपनी फसल के साथ काम करने का, तो जो मेजर प्रॉब्लम है इसमें वो क्या दिखाई दी आपको? हाँ, शुरुआती वर्षों में जानकारी के अभाव में पैदावार घटती है जी। और अब मैं आपकी भी घटी? हाँ, हमारी भी घटी जी। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मेरे संपर्क में रह के जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करना चाहेंगे उनकी पैदावार अब नहीं घटेगी जी। क्योंकि अज्ञानता के कारण ही पैदावार घटती है। जी। ठीक है, तो मतलब इसमें फिर भी एक मेजर प्रॉब्लम क्या दिखाई दी कि मतलब कहाँ पे स्टैंड करे किसान की, मतलब? हाँ, देखिए प्राकृतिक खेती करने में मैंने जैसा पहले बताया था कि कांस्टेंट अगर कुछ है, समस्या कोई है तो वो लेबर की है जी। क्योंकि आज के समय में खेती में लेबर का अभाव है और इसमें थोड़ा सा लेबर वाला काम बढ़ जाता है जी। तो खेती के स्तर पर ये समस्या है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं कि यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं और अपने उत्पादों को जैविक के रूप में बाज़ार में उतारना चाहते हैं तो फिर मार्केटिंग की समस्या है जी। और मार्केटिंग की समस्या का समाधान ग्रुप में हो सकता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कल्चर सभ्यता इस तरह की है कि यहाँ पर ग्रुप सफल नहीं है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की, हाँ, एक दूसरे को सहयोग की भावना नहीं है। तो ये मार्केट का भी चैलेंज है। हाँ। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये एक सवाल इसमें ये भी है कि जैसे भाई सभी तो ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे और अभी जल्दी से दिख भी नहीं रहा कि भाई सभी ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। हाँ हाँ। तो अधिकांश है तो क्या 95% एरिया तो अपना ये केमिकल खेती का ही है? 95 नहीं 99%। जी 99%। तो अब इसमें क्या समावेश हो सके, इसका कुछ इनकी कुछ ट्रिक अपना के जो अपनी कुछ लागत घटा दें केमिकल खेती वाले, ऐसा कुछ रास्ता है इसमें? बिल्कुल, देखिए ये जो प्राकृतिक खेती के संसाधन हैं जैसे जीवामृत, बीजामृत और कीटनाशक के रूप में जैसे हम निमास्त्र आदि का प्रयोग करते हैं जी, और विशेष रूप से क्योंकि इसका मुख्य घटक प्राकृतिक खेती का जीवामृत है जी, तो जीवामृत का प्रयोग यदि रासायनिक खेती में भी किया जाए तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक तीनों दशा सुधरेंगी और रासायनिक खेती करने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। मतलब ये जो ये एलिमेंट हैं इस तरीके के जैसे जीवामृत हो गया या नीमास्त्र हो गया, तो इनका उपयोग भी हम इसमें केमिकल फार्मिंग में कर सकें? हाँ, मतलब ऐसा है कि यदि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कीटनाशक, फफूंदीनाशक आदि का प्रयोग ना भी करें प्राकृतिक खेती वाले जो घटक हैं, लेकिन यदि जीवामृत का प्रयोग ही केवल किसान करना शुरू कर दें रासायनिक खेती में तो इसका निश्चित रूप से किसानों को लाभ पहुँचेगा, जिससे ज़मीन की रासायनिक, भौतिक और जैविक तीनों दशा सुधरती है, मूलभूत ढांचा चेंज। हाँ, तो ज़मीन का स्वास्थ्य सुधरेगा तो पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी तो किसान को लाभ होगा। जी। तो यानी कि ये एक दूसरे से सीख के भाई घूम फिर के, यानी कि भाई जो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है जिन लोगों को 5 साल 10 साल का, आपस में सूझबूझ करके ऑर्गेनिक खेती करी जा सके और उनसे कुछ पुटअप करके वह हम अपनी केमिकल खेती में भी इस्तेमाल उन्हें कर सकें। अब मेरा लास्ट सवाल डॉक्टर साहब की, जैसे आप मुख्य रूप से गन्ने पे काम कर रहे हैं, हम अपने आपके फार्म पे भी विजिट कर गए तो गन्ना बड़ा अच्छा खड़ा आपका। तो जो ऑर्गेनिक किसान है वो ज़मीन के साथ में जुड़ के तो काम करता ही है और वो फसल के साथ में भी जुड़ के काम करता है, यानी कि एक तरीके से वो बात करता है अपनी फसल से। हाँ हाँ, बिल्कुल। और बात करता है तो वो उसकी गूढ़ जानकारी और उसके बिल्कुल डीप में पकड़ना शुरू कर देता है कि भाई इसे फसल को चाह क्या रहा, या मैं इसमें अगर बीमारी ज़्यादा आ रही तो मैं कौन सा बीज ट्राई करूँ। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो गन्ने के अलावा कुछ है ही नहीं, आप भी गन्ने में हम काम कर रहे हैं। तो अभी इसमें आपको कौन सा बीज सर्वाइव दे रहा जो गुड़ शक्कर में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा, और जैसे 38 बीज हमारा डाउन हो गया, उसका विकल्प जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें कौन सा आप सुझाव कर रहे हैं कि भाई वो अच्छा बीज निकल कर आ सके? किन किन बीजों के साथ में अपना काम किया? देखिए, पिछले कई वर्षों से हम इसी तलाश में हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए विशेष रूप से कौन कौन से बीजों का हम चयन करें। तो पिछले 7 वर्षों के अध्ययन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ
कि वर्तमान में एक प्रजाति है जो नई भी है, COS 13235, जी जो शाहजहाँपुर से रिलीज हुई है। ये प्रजाति प्राकृतिक खेती के लिए एकदम उपयुक्त है जी। क्योंकि इसमें बोरर आदि का प्रकोप नहीं है। इसमें वो आता है, इसमें ब्लैक रस्ट। हाँ, ब्लैक रस्ट आता है, उसका समाधान प्राकृतिक खेती में हो जाता है क्योंकि केवल और केवल एक स्प्रे हम खट्टी छाछ का जब कर देते हैं तो उससे ही नियंत्रित हो जाता है। इसका कुछ निश्चित टाइम पीरियड है कि कब करनी है ये? हाँ, कब आ रहा है ये इसमें? जीवामृत का एक स्प्रे का शेड्यूल है, 4-5 स्प्रे जीवामृत के करने होते हैं। तो पहले 3 स्प्रे हम जीवामृत के करते हैं और चौथा स्प्रे खट्टी छाछ का करते हैं। तो इस तरह से जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो कोई समस्या शेष बचती नहीं है और इसको सफलतापूर्वक किया जा रहा है। एक पुरानी प्रजाति है CO 98-014, जिसमें भी कीड़े और बीमारी का प्रकोप बहुत कम है, न के बराबर है। प्राकृतिक खेती के लिए ये भी प्रजाति बहुत उपयुक्त है और इसका गुड़ शक्कर भी बहुत अच्छा बनता है जी। एक प्रजाति हमारे पास है महाराष्ट्र की VSI 3102 जी। ये प्रजाति भी प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि इसका भी गुड़ बहुत अच्छा बनता है ना। और इसके मैनेजमेंट में भी कोई खास विशेष समस्या हमारे सामने नहीं आई। तो मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा वर्तमान परिवेश में कि यदि आप प्राकृतिक या जैविक या ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो इन प्रजातियों का चयन करें ताकि आपका उत्पादन भी अच्छा हो और गुड़ शक्कर की पैदावार भी आपकी अच्छी क्वालिटी की हो जिसको बाज़ार में पसंद किया जा सके। जी। तो भाई दोस्तों, ये आर्य जी के बहुत बढ़िया इसमें विचार थे और भाई क्योंकि डाटा बहुत है इनके पास में और सारा कुछ तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपसे कोई जुड़ना चाहे, मिलना चाहे, कोई सलाह मशवरा करना चाहे और आप गुड़ शक्कर का भी भाई वो जो प्राकृतिक उत्पाद हैं आपके वो भी सेल कर रहे हैं, तो आप अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे दो मैसेज के माध्यम से कि भाई सभी लोगों को पहुंच जाए। हाँ, जो भी किसान भाई या कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 12 31 15 54। इस पे संपर्क कर सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो किसान भाई हमसे जुड़कर अब प्राकृतिक खेती करेंगे तो उनकी पैदावार नहीं घटेगी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल एक दावे की बात है कि ऐसा भाई इन्हें अनुभव हो गया तो अनुभव के आधार पर दूसरा कोई गलती ना करे, नया जो भी कुछ इसमें करना चाह रहा है ऑर्गेनिक खेती में, और इसका बेनिफिट हम केमिकल फार्मिंग में भी ले सकते हैं। तो यही था भाई इस वीडियो में। और भाई इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो या कुछ और नया इसमें कुछ टॉपिक, स्पेशल टॉपिक भी बना सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ में, क्योंकि नॉलेज बहुत है इनको। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता दियो भाई वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।